उत्तर प्रदेश की राजधानी में रंगबाज सेना ने की अहम बैठक और इस अहम बैठक का उद्देश्य था बजट पर चर्चा को लेकर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। लगातार जहां बजट 2022 को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, तो वहीं पर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में खास शख्सियतों ने रंगबाज सेना के बैनर तले आम बजट को लेकर के की एक वार्ता, जहां पर उन्होंने बताया रंगबाज सेना के प्रमुख सुनील पटेल ने कि किस तरह से आम बजट जो लेकर के आया है लाभार्थियों को किस तरह से जो है मध्यम वर्गीय लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कही है उन्होंने बड़ी बात। आइए डालते चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां उन्होंने एक साक्षात्कार में पूछा रंगबाज सेना के प्रमुख सुनील पटेल से कि आखिरकार जो बजट आया है उससे रंगबाज सेना आखिर क्या सोचती है और क्या मध्यम वर्गीयों के लिए लेके आया ये बजट कुछ खास। आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। 2022 का बजट सामने है। लोगों ने अलग अलग राय दी, प्रतिक्रिया रखी, सबने अपनी अपनी बातों को कहा। कुछ लोगों ने कहा आम जनता की राहत का है, मध्यम वर्गीय के साथ का है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा अमीरों के विकास का बजट है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि राहत बचाव का है। लेकिन आज हमारे साथ है रंगबाज सेना के अध्यक्ष सुनील पटेल। उनकी नजर में ये बजट क्या लेकर आया है, जनता के लिए क्या लेकर आया, मध्यम वर्गीयों के क्या लेकर आया, आम जनता के लिए क्या लेकर आया, अमीरों के लिए क्या लेकर आया, गरीबों के क्या लेकर आया, सभी चीजों पर उन्होंने बात की। एक बैठक आज रखी, उस बैठक में सबने अपनी अपनी बातों को रखा है। लेकिन उनकी बात क्या है, वो किस सिलसिले में बात करना चाहते, वो क्या कहना चाहते जनता से बजट को लेके। उन्होंने जो आज बात रखी है उसे मध्यम वर्गीयों के लिए रखा है। कहा मध्यम वर्गीयों के लिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है, उनको ध्यान में रख के बजट नहीं बनाया गया। तो क्या कमी रह गई बजट में, क्या कमी है और किस कमियों के साथ इसको लाया गया है और उसे कैसे दूर होगा, ये भी बात करते हैं। आपका स्वागत है सर हंगामा टाइम्स में। बजट पे आज आपने बैठक करी है, काफी लोगों ने बोला, बात की है, तो आपको क्या लगता है बजट क्या लेकर नहीं आया है? देखिए, बजट 100 बातों की एक बात मैं ये कह दूं कि ये बजट मध्यम वर्गीय जो मीडियम क्लास है, जो ना अमीर है ना गरीब है, उनके लिए सिर्फ धन्यवाद लेके आया है। धन्यवाद के अलावा इस बजट में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी रंगबाज सेना गरीबों के लिए तो लोग करते हैं, सरकारें बहुत कुछ करती हैं। गरीबों के लिए राशन दे रही हैं, कहीं वो पैसा दे रही हैं, कहीं वृद्धा पेंशन, 50 चीज़ें हैं, 50 योजनाएं हैं। लेकिन मध्यम वर्गीय के लिए क्या है हमें बताइए। पैसे वाले तो अपना काम चला ही लेते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं। तो मीडियम वर्ग के लिए हम लोग पिछले 2 साल से 2.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग कई बार इस चीज़ को उठा चुके हैं कि मध्यम वर्गीय के लिए इनको सोचना चाहिए, खास तौर से तब जब नोटबंदी हुई थी। उसके बाद से जो हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है, जो हमारा समाज है, जो हमारे दोस्त यार हैं, क्योंकि हम लोग मीडियम वर्ग के हैं, तो मीडियम वर्ग में हम लोग आते हैं तो हम लोग अपने को खुद ये समझते हैं कि हम लोग गरीब हो गए। इस वजह से कि नोटबंदी के बाद से जो व्यापार नीचे आया, डाउन हुआ, लेकिन उसको पब्लिक ने वोटों से इनको फिर नवाज दिया, ये मान करके कि देश आगे बढ़े। देश आगे बढ़ने के लिए लोगों ने त्याग किया, इनको वोट दिया, दोबारा सरकार बनाई। इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद जब कोरोना जैसी परेशानी आई तो जो धंधे में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन हुआ, आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है तो मध्यम वर्गीय वर्ग ही इफेक्टेड हुआ है। या तो उसकी नौकरी गई, वो मध्यम वर्गीय, जिसकी दुकानें बंद हुई वो मध्यम वर्गीय, जिसके शोरूम बंद रहे वो मध्यम वर्गीय, जो सर्विस करता है वो मध्यम वर्गीय। तो लोगों की जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें झेली वो मध्यम वर्गीय ने झेली। लेकिन क्या किया उस बजट में, अभी भी देखिए कोरोना का ही तो पीरियड चल रहा है, अब लगभग समाप्ति की ओर है। तो अब ये लगता है कि आशा भरी नज़र से हम लोग ये देखते हैं कि अब धंधा चलेगा। तो जब धंधा चलेगा तो हमारे पास कुछ इनकम आएगी, सारी चीज़ें होगी। लेकिन इस बीच में केवल सरकार ने ये सुविधाएं दी कि बैंकों से कह दिया कि भाई इनका बीच में कर्जा ना वसूलो या बिजली का बिल ना काटो, यही सब तो दिया। लेकिन कहीं पे राहत नहीं दी कि आप बैंक का आपको इस तरह से फ़ायदा मिल जाएगा, बिजली से इस तरह का फ़ायदा मिल जाएगा, टैक्सेस से इस तरह का फ़ायदा मिल जाएगा। वो एज इट इज़ रही और कर्जे के रूप में चढ़ती रही। अब हम लोगों के ऊपर कर्जा है, उस कर्जे को हम कैसे निपटाएं,
इस चीज को हम सरकार से कहना चाहते हैं। अमीर और गरीब के बीच में मध्यम वर्गीय पिस के रह गया है, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए गरीबों के लिए कितनी योजनाएं आप देखिए ना, और अमीरों की तो बात ही अलग है कि भाई उनके पास, जिसके पास पैसा है उनको कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो आप देखिए कि जो मध्यम वर्गीय, आप किसी परिवार, आप चलिए भूतनाथ हमारे साथ चलिए, आप मार्केट में हमारे साथ चलिए, आप किसी व्यापारी वाले के यहाँ चलिए आप जा करके, या उन लड़कों के पास चलिए जो हमारे यहाँ किराएदार पे रहते थे लेकिन छोड़ छोड़ के सब लोग चले गए थे, मकान छोड़ खाली पड़ रहे, मकान लोग रहने वाले नहीं थे क्योंकि नौकरियां चली गई। तो उनके विषय में कहा क्या सोचा सरकार ने, क्योंकि ये केंद्रीय बजट है, अभी स्टेट गवर्नमेंट का बजट आएगा, हम किसी सरकार से नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सरकार यूपी में बदलने वाली है। तो लेकिन ये जो सरकार यूपी में बदलने वाली है, वो सरकार आकर के, कोई भी सरकार बने, इससे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, सरकार बनेगी कानून से काम करेगी, तो वो कानून या जो नियमानुसार काम करेगी उसमें मध्यम वर्गीय के लिए कुछ हो, ये हमारा प्रयास। इस माध्यम से हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं आने वाली सरकार के पास कि वो मध्यम वर्गीय के लिए जो राहत दे सके वो राहत देने का काम करे। प्लस हम मध्यम वर्गीय लोगों को भी एक करना चाहते हैं, क्योंकि ये वर्ग आप जानते हैं, इस वर्ग में एक विशेषता होती है, ये साइलेंट होता है, ना तो ये चिल्लाता है, ना ये बोलता है, ना ये आंदोलन करता है, जाके वोट दे आएगा, झंडा उठा लेगा, नारे लगा देगा जाकर के, लेकिन कभी भी एक्टिवनेस में जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन नहीं करता। विरोध प्रदर्शन होगा ये पीछे हट जाएगा। तो अगर कोई नहीं बोल रहा है तो क्या माँ जो रोएगा उसी को दूध पिलाएगी, जो चुप है बच्चा उसको नहीं पिलाएगी क्या? तो ये सरकार तक हमें अपनी बात पहुंचानी है। मध्यम वर्गीय टैक्स भी दे रहा है, जीएसटी भी दे रहा है, लेकिन बजट में उसके लिए कुछ नहीं आ रहा है। तो आपको नजर में ऐसा क्या बदलाव होना चाहिए, क्या मध्यम वर्गीयों के ध्यान में रख के बजट बनना चाहिए? देखिए जीएसटी है, मान लीजिए जीएसटी चला आ रहा है, अब किसी के ऊपर 1 लाख रुपए का लोन हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसको पार्ट कर सकते हैं या उसमें छूट दे सकते हैं। बिजली का बिल है किसी का 20,000 रुपये महीना आता है, अब मान लीजिए 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए हो गया, आप काट देते हो जा करके, तो उसको आप किस्तों में कर सकते हो, कुछ रिबेट दे सकते हो कि भाई इतना % नुकसान हुआ तो सरकार इतना झेलेगी, इतना दुनिया में आप झेलने की कोशिश करते हो, किसानों का ब्याज माफ़ कर देते हो, किसानों का कर्जा माफ़ कर देते हो, तो क्या ये भी तो आपके वोटर हैं? ये जो अभी इलेक्शन चल रहा है तो वोट दे करके सरकार नहीं बनाएंगे, ये लोग वोट नहीं देंगे, क्या इनका अधिकार नहीं है? आप जो इनकम टैक्स देते हैं उसमें कुछ रिबेट दे सकते हो, तो ये रिबेट दे करके या इनको टाइम बढ़ा करके, बैंक का कर्जा है, अब बैंक कहता है कि नहीं दोगे तो नोटिस चिपका देंगे, हम कुर्की कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो बैंक से आप ये तो कह सकते हो कि भैया आप सरकार आपको इतना पैसा दे रही है, तो कुछ पार्ट बजट में इसमें मध्यम वर्गीय के लिए अगर अलॉट कर दे तो बिजली वालों के पास भी जा सकता है, वो टैक्सेस के पास भी जा सकता है, वो कुछ भी हो। भाई इकोनॉमिस्ट तो हम है नहीं कि जो हमारी वर्डिंग को आप लें, लेकिन हम कुल मिलाकर के राहत की बात करते हैं कि इनको राहत मिलनी चाहिए और 100% मिलनी चाहिए। राहत मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए, ये कहना है रंगबाज सेना के अध्यक्ष सुनील पटेल का। उन्होंने कहा मध्यम वर्गीयों के लिए कुछ भी नहीं लाया बजट, लेकिन मध्यम वर्गीय शांत रहता है, लेकिन जरूरी नहीं जो शांत रहे वो हमेशा खामोश रहता है। लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि अमीर और गरीबों के लिए तो कुछ है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सबको साथ लेके ही विकास होता है, तो विकास भी होगा, शायद बदलाव होगा। सर्विसेज में रहा हूँ, 82 बैच में पीसीएस में आया, उसके बाद 2002 में हमारा बैच इंडक्ट हुआ आईएएस में, नौकरी से अब सेवानिवृत्त। कैसा बजट आया है और मध्यम वर्ग के लिए क्या लेकर आया है, ये चर्चा कब से चल रही है कि जो बजट आया है उसमें मध्यम वर्गीयों के को ध्यान में रख के क्यों नहीं बनाया जाता है। अगर बजट से मध्यम वर्गीयों के परिवार पर या उनके पालन पोषण पे फर्क पड़ता है तो उनको ध्यान में क्यों रखा जाता है। तो आज हम इनसे जानेंगे, और जैसे इन्होंने अपने बातों में कहा और एक एक बात को इतनी स्पष्ट कहा है कि अगर बजट बनाए तो मध्यम वर्गीयों को ध्यान में रख के बनाए। क्या कहना चाहेंगे सर, अपना परिचय सर आप? मैं वीपी सिंह हूँ, मैं सिविल सर्वेंट रहा हूँ, इस समय सेवानिवृत्त हूँ और सामाजिक कार्यों में जनाधार संगठन और अन्य संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। ये बजट बहुत सामयिक विषय है। ये बात सही है कि सरकार जो है मध्यम वर्ग की चिंता नहीं कर रही है। वजह साफ है कि सरकार किसी वर्ग की चिंता नहीं कर रही है, सरकार में बने रहने की चिंता करती है और इसी आधार पर बजट बनते हैं। सरकार में बने रहने के लिए मध्यम वर्ग जैसा तबका है
कि उसका रोल बहुत कम है, इसलिए कि वो बातें तो ज़्यादा करता है और एक्टिव पार्टिसिपेशन इलेक्टोरल प्रोसेस में लेता नहीं है, वोट नहीं देता। शहरों में देखिए जो मध्य वर्ग परिवार है 25% के आसपास पोल परसेंटेज होता है और 25% में हमको लगता है कि 20% के आसपास पुअर लोग होते हैं जो वोट देते हैं, 5% ही होता है जो मध्यम वर्ग जाता है। न तो डायरेक्ट टैक्सेस में कहीं रिलीफ मिली है, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं आया। कॉर्पोरेट के लिए टैक्स 15% से 25% की दरें होंगी और अपर मिडिल क्लास के लिए 30% और उस पर सरचार्ज मिला के 32-33% की दरें हैं। ये चीज़ें, दूसरी चीज़ है रोज़गार की बातें। हर मध्यवर्गीय परिवार जो है नौजवानों के लिए रोज़गार के लिए इस समय तड़प रहा है। रोज़गार के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। कहाँ ये लोग 10 करोड़ रोज़गार की बातें करते थे, अब गिरते करते हमारी वित्त मंत्री जी ने घोषणा किया। पूछूंगी सर आपसे कि लोग इस पे आवाज़ नहीं उठाते। ये आवाज़ इसलिए नहीं उठाते कि यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा बन गया है जो उसमें आपकी जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका भी एक बड़ा बड़ा रोल है। आपको याद होगा कि आज से चंद वर्षों पहले एक न्यूज़ 18 करके एक चैनल बना, फिर उसको किसी ने टेक ओवर कर लिया, फिर इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप बन गया और पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक वर्ग ने पूरा शेयर खरीद लिया और आज की तारीख में अंबानी के पास मैक्सिमम इंडिया जो शेयर जो है इंडिपेंडेंट इंडिया ग्रुप उसके मीडिया के पास शेयर हैं जो मुकेश अंबानी के कंट्रोल में हैं। तो मैं वो जानना चाहूँगी, अगर आम इंसान आवाज़ उठाता है, सड़कों पे जाता है, तो कोई भी पब्लिक ऐप या कोई भी मीडिया उसे दिखाने से रोक नहीं सकता? नहीं, ये बात नहीं है, कंट्रोल होता है और मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल है। अखबारों में देखिए किस तरह से रंगे हुए आ रहे हैं, कितने कैसी चीज़ें हो रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और वहाँ आम आदमी इतना एनालिटिकल नहीं होता, इतना विश्लेषण नहीं करता है कि वो सही चीज़ों को, तथ्य को निकाल सके। घर घर में टीवी है, टेलीविजन ऑन करेगा तो जो सरकार देगी वही होगा। आप देखिए न्यूज़ डिबेट जितने भी होते हैं, कभी बेरोजगारी पे कोई डिबेट हुआ, कभी जो है आर्थिक स्थिति पे कोई डिबेट हुआ, कभी मंदिर मस्जिद पे होगा, कभी नकाब हिजाब पे होगा, कभी गौ हत्या गोमांस पे होगा। ये ऐसे बजट पे बिल्कुल नहीं होगा। जो हमारे मेन इश्यूज हैं, बेरोजगारी है, आर्थिक स्थिति है हमारी, इन पे कोई भी इशू नहीं है। ये इसको एजेंडा सेट जो है इस तरह से किया जा रहा है, ये प्रकारांतर से सरकार द्वारा आरोपित है कि एजेंडा सेटिंग मीडिया की इस तरह से हो रही है कि वो इशू बन ही नहीं पाता। आज ये बात सही है कि ये अब जो पहले जो चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती थी जब मीडिया थोड़ा सा इंडिपेंडेंट था। आपको याद होगा कि 1971 में इंदिरा गांधी जी ने जितने प्रेजेंट बहुमत से इलेक्शन जीता था उतना तो आज तक मोदी जी नहीं पहुंच पाए। लेकिन 3 साल बाद 74 आते आते इसी बेरोजगारी, इसी मध्य वर्ग के असंतोष के कारण वो विद्रोह पैदा हुआ। फिर जयप्रकाश नारायण ने लीड लिया, फिर टोटल रिवॉल्यूशन की बात हुई, संपूर्ण क्रांति की हुई, फिर इमरजेंसी लगानी पड़ी, सरकार पलटी पूरी। आज की तारीख में ये चीज़ें हो रही हैं पिछले 7-8 साल से, लेकिन इन सब कारकों की वजह से ये चीज़ें बहुत ही धीरे से की जा रही है, इस ढंग से की जा रही है कि लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और धीरे धीरे लोगों को ब्राइब भी किया जा रहा है। कभी किसानों को किसान सम्मान उससे जनता एक्सेप्ट कर लेती है, किसी भी तरह से कर ले एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट इसलिए करे, उसका दिमाग इस तरह से नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें आएगी, जब वो बिल्कुल पक जाएगा तो बिल्कुल रिवोल्ट होगा, विद्रोह होगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें लंबे समय तक चलेंगी। तो जैसे उन्होंने कहा कि जनता विद्रोह करेगी जब वो जागेगी, यानी कि अभी जनता सो रही, उसे जागना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि उसके लिए क्या हित में है और क्या अहित। परमाणु बम बनाते हैं जो रोज भारत के नाम पर एक बम कश्मीर में डालते हैं, उनको भी दे चुके हैं। ये जो ह्यूमैनिटी है, ये मानव का जो स्वभाव है, इस संसार में भारत के अतिरिक्त कहीं और मिलेगा नहीं। संसद में काम करता हूं। ऐसा नहीं है कि मुद्दे बहुत हैं, सिर्फ वजह यह है कि जो दिखाया जा रहा है वही हम देख रहे हैं हर जगह। ऐसा नहीं कि पहले भी राशन नहीं बंटता था, पहले भी बंटता था, पहले भी लोगों का अनाज दिया जाता था, पहले भी पोलियो पल्स पोलियो है। वो कांग्रेस के एजेंट रहेंगे और वो कुछ फायदा उससे लेंगे, इसीलिए वो एजेंटी करेंगे। तो कांग्रेस सरकार ने वोटर की दुकान जो तो शासन प्रशासन तक जरूर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मीडिया वाले हमारे हैं वो भी अपना चैनल लंबा चलाते हैं। उनका जहां रंगबाज सेना ने बात की बजट को लेकर, मध्यम वर्गीयों के लिए उठाया सवाल कि बजट क्या लाया उनके लिए, तो बजट क्या उनके लिए लेकर आया है, बजट में क्या खास है और क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगी तो सबको पता है, लेकिन उनके दृष्टिकोण से बजट क्या लेकर आया है मध्यम वर्गीयों के लिए, क्या कहना चाहिए सर बजट पर? देखिए, बजट जो है ना, पहले तो सरकार को इसका नाम बदल देना चाहिए। इसका नाम जो आम बजट है ना, इसका नाम रख देना चाहिए खास बजट।
इस बार का जो बजट है वो खास लोगों के लिए है, क्योंकि जो आम आदमी हो तो इस बजट से गायब है किसी भी रूप में, कोई भी हो। और मेरा ये मानना है, दूसरे एंगल से अगर मैं बात कहूँ तो ये बजट जो है ये एक आयुर्वेदिक बजट है। इसके जो प्रॉफिट हैं, इसके जो फायदे हैं वो एक लंबे समय के बाद सबको पता चलेंगे, मगर इसके जो इफेक्ट हैं वो एलोपैथिक हैं। जो इससे एलर्जी होगी वो एलोपैथिक तरीके से होगी। सर, एक सवाल और है, जब बजट आया था तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये कोरोना वायरस के बाद ये राहत और विश्वास का बजट है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, एक राहत दे रहा है और विश्वास का बजट इसलिए है कि जो आम आदमी है, जो किसी पॉलिटिकल मंच से नहीं जुड़ा है, जिसको मीडिया की सेंस नहीं है, जिसको कोई ऐसी और एक साधारण जीवन जीता है, उसको इस बात का एहसास हुआ है कि यदि भारत में केंद्र में ये सरकार ना होती तो जो 25-30 लाख लोग मरे हैं वो 1.5-2 करोड़ भी हो सकते थे। जिस मुस्तैदी से, जिस एनर्जी से सरकार ने कोरोना काल में अपने को आगे बढ़ाया, निश्चित ही मैं आई डोंट फील कि कोई ऐसी सरकार दूसरी किसी और विचारधारा के लोग होते वो नहीं कर सकते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस वायरस के बाद से सबका एक ही सवाल था कि कब महंगाई कम होगी, तो लगा कि बजट आएगा तो महंगाई में थोड़ा सा कम। देखिए, महंगाई की जो बात है, महंगाई हमारे देश में उसका मूल जो स्रोत है दो है, या तो किसान है या पेट्रोल है। अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो 100% आपके घर के अंदर जो आलू है वो 10 से एकदम 20 रुपए किलो में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो जो आपके घर तक पहुंचा है वो डीजल से, पेट्रोल से पहुंचा है, वो किसान के घर से डायरेक्ट नहीं आया है। तो निश्चित ही जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा, अगर मोटी सी बात है, अगर आटा 50 रुपए किलो मिल जाएगा तो हजरतगंज में जो ढाबे वाला भी सबसे सस्ता ढाबा है वो भी 50 रुपए की एक रोटी बेचने लगेगा ना। तो हम इंटरनेशनल मामलों में, कई चीज़ों में महंगाई जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कनेक्टिविटी है, उसमें कोई देश डोमेस्टिक मामले पे सोच ही नहीं सकते हम, क्योंकि कुछ चीज़ों का मैटर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा है। आपके नजरिए से बजट सही है? हाँ, बजट सही है, मेरी नज़र से बजट ही सही है। तो जैसे कहा कि बजट उनकी नज़र से सही है और सरकार ने जो फैसला लिया एकदम सही है, और बजट जो आया है मध्यम वर्ग के लिए भी सही है और जो आम जनता उनके लिए भी सही है। और लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे कि उनकी नज़र में बजट पर उनका क्या कहना है और बजट उनके लिए क्या लेकर आया हो। क्या